So guys, I see Anshul Agrawal. Welcome you all to my YouTube channel in CA Foundation Accounts Fast Track Revisionary Web Series Season number 1 Episode number 9. So दोस्तों आज मैं फिर से रोज मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं और वो है आज की तारीख और आज से आपके एग्जामिनेशन को कितने दिन बचे हैं। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2019 और आप लोग जो नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं आज से आपके एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं एग्जैक्टली 11 डेज। हाँ दोस्तों 12th डे को आपको देना है आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर। हमारी अब तक की ये जर्नी सीजन 1 की वेब सीरीज की बहुत ही अच्छी रही है और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर ऑल द सपोर्ट लव एंड अफेक्शन शो टू दिस वेब सीरीज, इंडिया की पहली एजुकेशनल वेब सीरीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप इस हिस्टोरिक इवेंट का एक पार्ट है कि आप इंडिया की पहली एजुकेशनल वेब सीरीज को आपने देखा है, आपने ज्वाइन किया है। मैं आपका और थैंक्स कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पिछले दोनों एपिसोड से आपसे कहा है कि आपसे जुड़ने का एक बेटर तरीका और है कि आप अपना एक फोटोग्राफ लीजिए, टेक योर सेल्फी अलोंग विद योर कंप्यूटर और लैपटॉप ऑन विच यू आर वाचिंग मी। सो इट्स लाइक टेकिंग अ सेल्फी विद मी एंड पोस्ट दैट सेल्फी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड पोस्ट टैग मी इन ऑन माय इंस्टाग्राम @ IMCACS Anshul। इट्स रिटन ओवर हियर। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए और उस तरीके से हम कनेक्ट होंगे। मैं फिर से आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द मैसेजेस एंड ऑल द फीडबैक्स एंड फोटोग्राफ्स व्हाट आई एम रिसीविंग सो फार। सो दोस्तों आज हम यहां पे हैं हमारे सीजन 1 के वेब सीरीज के सेकंड लास्ट एपिसोड में। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि ना ही आप चाहते हैं और ना ही मैं चाहता हूं हम एक दूसरे से अलग हो, हम एक दूसरे से रोज मिलते रहे, क्योंकि पिछले 9 डेज से इट्स बीन आवर हैबिट, वी बीन accustomed to meet daily at 11 o'clock and study together. But yes, my dear friends, there are some emergencies and contingencies because of which I have to stop this web series at 10th episode. So today is 9th episode, second last episode, where we are going to do a very important topic, bills of exchange and promissory note. हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि शायद ये टॉपिक आपको इजी लगे, बट जरूरी नहीं है कि हर आसान चीज आप एग्जामिनेशन में टैकल कर सके, बिकॉज एग्जामिनेशन कंडीशंस होती है वो होती है बहुत डिफिकल्ट, और उससे वो क्या चीजें हैं जो एग्जामिनेशन कंडीशंस को डिफिकल्ट बनाता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे अगले टॉपिक में कल सुबह 11 बजे इन अवर लास्ट टॉपिक, लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन नंबर 1, दैट इज कंक्लूजन। यस दोस्तों, जैसे आपने पहला एपिसोड प्लानिंग मिस नहीं किया था, ठीक उसी तरह ये लास्ट एपिसोड कंक्लूजन भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहां मैं आपको देने जाऊंगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टिप्स। करेक्ट, जो भी टेक्निकल चीजें थी वो हमने ये सारे एपिसोड में देखी है, बट कुछ जो नॉन टेक्निकल चीजें हैं वो सारे टिप्स मैं आपको यहां पे जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत अलग है। सो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिस्ट डाउन करते हैं हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या सब कुछ कवर करने वाले हैं, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू सी। सो इन माय टेबल ऑफ कंटेंट्स गाइस, फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू कवर ओवर हियर राइट नाउ इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. Okay, then second thing we'll understand the very important thing, that is calculation of due dates. How do you calculate due dates or maturity dates in case of bills of exchange? Then third number thing we are going to see is transaction wise accounting entries in the books of drawer, in the books of drawee. How do you pass accounting entry based on the transactions taking place between the parties? Then we are going to see certain special transactions to mention over here. हमें यहाँ पे दोस्तों देखना है 3 स्पेशल ट्रांजैक्शंस, रिटायरमेंट, रिन्यूअल एंड इंसॉल्वेंसी, उससे हम करेंगे डील। हम यहाँ पे करेंगे हर वीडियो की तरह ICI का पेपर एनालिसिस, और ये पेपर एनालिसिस को फॉलो करेगा RTP एनालिसिस, और ये RTP एनालिसिस होने के बाद हम यहाँ करेंगे सॉल्व RTP के क्वेश्चन। लेकिन यहाँ मैंने किया है थोड़ा चेंज, क्यों किया कैसे आपको रिस्पेक्टिव समय में पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ हम यहाँ आज सॉल्व करने वाले हैं May 19 का एंड November
2018 के आरटीपी का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा तो आप मई 19 और नवंबर 19 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आज आपने पुल बैक क्यों किया है? लॉजिक आपको इस चीज का समझ में आएगा, करेक्ट। तो ये है आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, इसको लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लेक्चर, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी है आपको और मुझे दोनों को, करेक्ट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, और शुरुआत मतलब कितनी शुरुआत, तो हम सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, किसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज? तो दोस्तों सबसे पहले मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये रिविजनरी वीडियोस वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रिपरेशंस की है, and my videos, this web series is going to complement your studies, but it's nowhere an alternative or supplementing your studies। ऐसा नहीं मैं कहीं पे भी कह रहा हूं या नहीं मैं क्लेम कर रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, फर्स्ट टाइमर है, तो आप ये वीडियो देखिए और आप एग्जाम पास हो जाएंगे। हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं एज अ टीचर ये कहीं पे क्लेम नहीं कर रहा हूं, तो अच्छे से समझिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर, ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरी अरेंजमेंट स्टार्ट होती है एक ट्रांजैक्शन से, दैट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस व्हाट? सेलर हैज सोल्ड गुड्स टू बायर, सेलर ने बायर को गुड्स बेचे हैं। अगर बायर सेलर को इमीडिएट पे कर देता है, मतलब वो कहलाता है कैश ट्रांजैक्शन। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होता है तब तो ये कंसेप्ट का सवाल ही नहीं उठता है। ये कंसेप्ट पिक्चर में कब आएगा? जब सेलर ने बायर को गुड्स बेचे हैं पर बायर ने अभी तक सेलर को आइदर पार्शियली और फुल्ली अमाउंट पे नहीं किया है। मतलब अब वो सिर्फ सेलर और बायर नहीं है, उन दोनों के बीच स्टैब्लिश हो चुका है एक नया रिश्ता, और वो रिश्ता है डेटर और क्रेडिटर का। अब क्या है? अब सेलर चाहता है बायर से एक अश्योरिटी। बायर कह रहा है कि मैं आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितना भी ड्यूरेशन का है उसके बाद पेमेंट दे दूंगा, लेकिन सेलर चाहता है एक अश्योरिटी कि नहीं, मुझे तो आप ये राइटिंग में लिख के दो ताकि मेरे पास एक लीगल प्रूफ हो, एक लीगल एविडेंस हो। तो वो जो राइटिंग में डॉक्यूमेंट दिया जाता है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ट्रेडिशनली ये डॉक्यूमेंट को कहा जाता था हुंडी। यस, यू हर्ड मी राइट, HUNDI, हुंडी। ये कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट एंड इट्स देयर इन इंडिया सिंस centuries and many years। सो अब सवाल ये उठता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये बनाता कौन है? तो ये डॉक्यूमेंट जो बनाता है वो है सेलर, और वो बनाने वाले को, मतलब सेलर को यहाँ पे एक दूसरे नाम से जाना जाता है और उसे कहते हैं ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉवर। The person on whom the bill is drawn for acceptance. Please understand, a bill of exchange is not valid unless and until it is properly accepted. सो सेलर जो ये ड्रॉवर है ये बिल बनाता है और ये बिल भेजता है ड्रॉई के पास, मतलब बायर के पास। बायर जब ये बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं आपको पैसे पे करने, मुझे आपको पैसे पे करना है। तो वहां पे फिर वो बायर अब दूसरा रोल बन जाता है, बायर का एक नया रोल वहां पे पिक्चर में आता है और उसे कहते हैं ड्रॉई, और वो ये बिल एक्सेप्ट करके ये कागज का टुकड़ा वापस देता है सेलर को, मतलब ड्रॉवर। अब ये सेलर बाय नहीं रहे, अब इनका रिलेशन क्या हो गया? ड्रॉवर एंड ड्रॉई का। मतलब इनका रिलेशन आप देखिए समय के साथ कैसे चेंज हुआ है। पहले सेलर बायर का था, उसके बाद डेटर क्रेडिटर का था, और अब बन गया ये ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अब ये जो ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर के पास एक लीगल प्रूफ है कि हाँ मुझे ड्रॉई से पैसा लेना है, और हाँ ड्रॉई X नंबर ऑफ मंथ्स के बाद मुझे ये पैसा पे करेगा। तो हमें इस पूरे अरेंजमेंट की अकाउंटिंग देखना है, किस तरीके से सब कैलकुलेशन होता है वो देखना है। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री समझाने से पहले और कंसेप्ट समझाने के बाद मैं सबसे पहले यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स। दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। अगर इस टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी क्वेश्चन आया नहीं है, हम जब यहाँ एनालिसिस करेंगे आप और मैं देखेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप पूछेंगे कैसे? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट पे बेस्ड आपको एक ट्रांजैक्शन दिया जा सकता है इन द टॉपिक ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे आपको एक ट्रांजैक्शन दिया जा सकता है इन द टॉपिक ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और इवन इन द फाइनल अकाउंट्स. सो दिस टॉपिक इज रियली नॉट अ टॉपिक. अगर आप उसको एक टॉपिक करके समझेंगे तो प्रेशर होगा, बर्डन होगा. आपको उसे कंसेप्ट की तरह समझना है तो आपको ये आसान लगेगा और समझ में आएगा. करेक्ट. ड्यू डेट्स की हम बात कर रहे थे दोस्तों. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक, क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये एक अलग कानून, एक अलग लॉ के तहत गवर्न होता है और उस लॉ का, उस कानून का नाम है दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. दोस्तों ये एक्ट जो है, ये लॉ, ये आपके फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, बट आप जब इंटरमीडिएट में आएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीनों बाद आप इंटरमीडिएट में आने वाले हैं, तो आप जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो ये लॉ आपको वहां पे पेपर नंबर 2 कंपनी एंड अदर लॉज में पढ़ना है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ये एक्ट 3 इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करता है. दोस 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर अ चेक, देन a bills of exchange and a promissory नोट. करेक्ट. सो अगर आप ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे कॉमन क्या है तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स पे जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, मतलब ड्रॉ किए गए हैं, वो डेट लिखी होती है जिसे हम टेक्निकली कहते हैं डेट of drawal. But nowhere on these 3 instruments there is the validity date or the expiry date. Correct. So ये date of expiry या फिर जिसको हम यहाँ टेक्निकली कह सकते हैं ड्यू डेट, ये हमें यहाँ करना होता है कैलकुलेट. तो अभी क्योंकि हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो मैं स्ट्रिक्टली बात करने वाला हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं डेट ऑफ ड्रॉवल जिस दिन बिल बना है, या फिर कुछ केसेस में हम लेते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. अब कब लेते हैं डेट ऑफ ड्रॉवल और कब लेते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? इफ द बिल इज आफ्टर डेट बिल, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अगर ये बिल है आफ्टर डेट बिल, मतलब बिल बनने के बाद, तो हम उस केस में लेते हैं डेट ऑफ ड्रॉवल. और अगर बिल का टाइप है आफ्टर साइट बिल, आफ्टर साइट बिल मतलब देखने के बाद, तो उस केस में हम लेते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. लेकिन कंफ्यूजन होता है तब जब कुछ नहीं दिया होता है. तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ नहीं दिया होता है तो डिफॉल्ट होता है डेट ऑफ ड्रॉवल. सो ड्यू डेट के लिए हमें लेना है, ओके, थोड़ा मुझे इसे करना पड़ेगा शिफ्ट, ये ऑप्शन मेरे पास है, आपके पास नहीं है. ओके, फैंटास्टिक. सो ड्यू डेट के लिए हमें लेना होता है डेट ऑफ ड्रॉवल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और इसमें ऐड करना होता है टर्म या ड्यूरेशन बिल का. अगर बिल का ड्यूरेशन मंथ्स में दिया है तो मंथ्स ही ऐड करना, और बिल का ड्यूरेशन डेज में दिया है तो नंबर ऑफ डेज ऐड करना है. अगर आप डेट ऑफ ड्रॉवल और एक्सेप्टेंस में सिर्फ, ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ टर्म ऐड करते हैं तो आपको जो ड्यू डेट मिलती है वो ड्यू डेट को कहा जाता है नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल का मतलब है जस्ट फॉर नेम सेक, नाम मात्र, उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं है. लेकिन एक और ड्यू डेट होती है जिसको हम कहते हैं लीगल ड्यू डेट. और लीगल ड्यू डेट का मतलब क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू डेट ऑफ ड्रॉवल. वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा उसे देखिएगा और फॉलो कीजिएगा. डेट ऑफ ड्रॉवल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इसमें हम ऐड करते हैं बिल का टर्म या फिर बिल का ड्यूरेशन. अगेन जैसा मैंने कहा, मंथ्स दिया है तो मंथ्स और डेज दिया है तो डेज, और उसमें हम ऐड करते हैं 3 ग्रेस डेज. और ये 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो हमें डेट मिलती है दैट इज द लीगल ड्यू डेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो मैं यहाँ पे अल्टरनेटिवली ऐसा कह सकता हूं कि लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेट्स. करेक्ट. सो जो भी आप कहना चाहे दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. नॉर्मली इन कॉमन पार्लेंस, इन जनरल प्रैक्टिस, जब सिर्फ वर्ड ड्यू डेट लिखा होता है या कहा जाता है या बोला जाता है तो सर वो ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? डज दैट मीन्स नॉमिनल ड्यू डेट और डज दैट मीन्स लीगल ड्यू डेट? तो इसका जवाब है लीगल ड्यू डेट. समझ में आ रहा है दोस्तों? ये चीज का आपको रखना है ध्यान. लेकिन इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल हम हमेशा नॉमिनल ड्यू डेट कंसिडर करते हैं. इस चीज को भी भूलना नहीं है. इन केस ऑफ रिटायरमेंट
और renewal we consider nominal due date and not लीगल ड्यू डेट। ये बहुत छोटा पॉइंट है बट इसका ध्यान रखना है, आपको समझना है। करेक्ट, रिटायरमेंट या रिन्यूअल के केस में हम नॉमिनल ड्यू डेट लेते हैं, ना कि लीगल ड्यू डेट लेते हैं। इस टॉपिक के 3rd नंबर पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे ड्यू डेट के अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा जो शायद आपने पढ़ी होगी और पढ़ाई में आपके आई होगी, और वो चीज ये है कि ये जो लीगल ड्यू डेट है, अगर ये लीगल ड्यू डेट इफ इट इज ऑन अ पब्लिक हॉलीडे मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब है गवर्नमेंट हॉलीडेज। अगर लीगल ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे को आता है, सो बिल बिकम्स पेएबल ऑन प्रीसीडिंग डे मतलब एक दिन पहले, उसके पहले वाले दिन बिल पेएबल होता है। उसका लॉजिक और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि 15 अगस्त की नेशनल हॉलीडे होता है, तो आपको बिल का पेमेंट उससे एक दिन पहले ही कर देना चाहिए था, मतलब 14 अगस्त। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ये जो लीगल ड्यू डेट है ये होता है उस दिन अगर कोई भी इमरजेंसी हॉलीडे मे बी बिकॉज ऑफ कर्फ्यू, नेचुरल कैलामिटी एक्सेट्रा, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तो अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो उस केस में बिल का जो पेमेंट है दैट द बिल विल बी पेएबल ऑन नेक्स्ट बिजनेस डे। जो भी नेक्स्ट बिजनेस डे, अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इमरजेंसी कितने दिनों की होगी, तो बाद में जब भी बिजनेस डे होगा, वर्किंग होगा, उस दिन ये बिल का पेमेंट किया जाएगा। करेक्ट, तो ये कुछ बेसिक चीजों को आपको रखना है ध्यान, क्योंकि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी क्वेश्चन आता है तो जर्नल एंट्रीज में डेट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैलकुलेशन कहीं पे भी गलत होता है तो यू मे एंड अप लूजिंग सर्टेन मार्क्स फॉर इट, ये चीज ध्यान रखना है। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर वैसे तो 2 टाइप के बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर हुए हैं आपके सिलेबस में। 2 टाइप के बिल्स हैं, पहला है अ ट्रेड बिल और अ कमर्शियल बिल, और दूसरा जो है दैट इज एन अकोमोडेशन बिल। अब मैं आज का ये जो वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 9 है, इस एपिसोड में मेरा पूरा जो डिस्कशन है वो मैं रेस्ट्रिक्टेड रखने वाला हूं ट्रेड या कमर्शियल बिल पे। मैं अकोमोडेशन बिल के बारे में कोई डिस्कशन यहां आज करने वाला नहीं हूं। उसके रीजंस हैं 2। हम वैसे देखेंगे कि अभी तक जितनी भी एग्जाम्स हुई है या जितनी भी आरटीपीज आई है उसमें अकोमोडेशन बिल पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूट टू आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन एन अकोमोडेशन बिल। तो आपके लिए अल्टरनेटिव ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अकोमोडेशन बिल के कंसेप्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही है बट वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो उस वीडियो की लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। यस दोस्तों, अगर आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ 2 यूजफुल लिंक्स मिलेगी। एक लिंक है मेरे गूगल ड्राइव के फोल्डर की, जहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स मिलेगी, जो भी एपिसोड नंबर 1 से लेके अभी तक के सारे एपिसोड में मेरे जो राइटिंग पैड है, ये राइटिंग पैड के पीडीएफ आपको वहां मिलेंगे। और दूसरी चीज, इंस्टीट्यूट के आरटीपीज और सजेस्टेड आंसर्स भी आपको मिलेंगे। और दूसरी यूजफुल लिंक अगर आप वहां देखेंगे तो मैंने अकोमोडेशन बिल का जो डिटेल वीडियो है उसकी लिंक वहां शेयर की है। तो आप अगर चाहें, अगर आपने पढ़ा है तो आप सर्टनली वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी मैं कहना चाहूंगा कंसेप्ट बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको उसे छोड़ना पड़े। आप चाहें तो आपको सिर्फ 2 आवर्स निकालने होंगे। वॉच दैट वीडियो एंड यू विल बी थ्रू दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। बढ़ते हैं हम आगे, ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, अलग अलग अकाउंटिंग इवेंट्स क्या होते हैं, क्या होता है जब पहली बार होती है मुलाकात ड्रॉवर और ड्रॉई की, और कैसे होती है इनकी मुलाकात, और जब भी इनकी मुलाकात होती है तो किसके बुक्स में कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, ये चीज अभी हम देखेंगे। फॉलोड बाय द 3 स्पेशल ट्रांजैक्शन, जैसा मैंने कहा, रिटायरमेंट, रिन्यूअल एंड इंसॉल्वेंसी, और उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस एंड सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। समय को बचाने के लिए और आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहां पे पूरा चार्ट बना दिया है, और आपको ये चार्ट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ stored in my Google Drive folder। So यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों,
अलग अलग कलर्स यूज किए हैं, हर कलर के पीछे मीनिंग है, समझिएगा। हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में, शुरुआत में राइट फ्रॉम इंसेप्शन बिगिनिंग क्या हुआ था, वो ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे हैं ब्लैक कलर में। ड्रॉवर के बुक्स की जो भी एंट्रीज है उसको लिखा है ब्लू कलर से, और ड्रॉई के बुक्स की जो भी एंट्री उसको लिखा है रेड कलर से। सो इन दोनों की पहली बार मुलाकात कब, क्यों, कैसे और कहां पे हुई? तो दोनों की पहली मुलाकात हुई जब वो थे बिल्कुल एक दूसरे से अनजान, और जब गया बायर सेलर के पास कुछ खरीदने। अभी तक वो ड्रॉवर ड्रॉई नहीं है, अभी तक वो डेटर क्रेडिटर नहीं है, अभी तो एक ही सवाल है, हम आपके हैं कौन? और अब जब वो बायर सेलर से गुड्स खरीदता है तो पहला ट्रांजैक्शन यहां पे होता है गुड्स सोल्ड और परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो हमारा जो सेलर है, जो बाद में जाके ड्रॉवर बनेगा और जिसका कलर ब्लू है, उसके बुक्स में क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जो हमारा बायर है जो कि फ्यूचर में जाके बनेगा ट्रॉई, उसकी एंट्रीज मैंने लिखी है रेड कलर से। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होगी दोस्तों? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हो गया, अब वो सिर्फ सेलर बायर नहीं बचे, अब वो बन गए डेटर और क्रेडिटर। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अब ये बायर ने सेलर को अभी तक कैश नहीं दिया, चेक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो बायर को सेलर ने कहा कि भाई तुम मुझे राइटिंग में दो। तो सेलर ने कहा चलो तुम नहीं दे रहे हो, मैं खुद एक पीस ऑफ पेपर बनाता हूं और उस पर तुम्हारे बिहाफ पे लिखता हूं कि XYZ नंबर ऑफ मंथ्स के बाद आप मुझे कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये चार्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल के बिल का टर्म है 2 मंथ्स और बिल का अमाउंट है 10,000। तो हमारा सेलर जो है वो एक बिल बनाता है बायर पे, he draws a bill for 10,000 for 2 months। जब वो बिल बना रहा है तो वो अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अब वो कस्टमर नहीं रहा, अब वो बन गया है ड्रॉईज अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों ये लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप सेलर हो और आपको कस्टमर से कैश मिलती थी तो आप एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। चेक मिलता था तो बैंक टू कस्टमर। ना आपको कैश मिला ना आपको चेक मिला, आपको मिला एक कागज का टुकड़ा, तो आप एंट्री पास कर रहे हो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि सेलर ने ये बिल बनाया है, बायर तो इससे बिल्कुल अनजान है कि मेरे ऊपर ऐसा कोई बिल बना है, तो बायर उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। बायर एंट्री तब पास करेगा जब वो ये बिल की लायबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं ये लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक देयर इज एन ऑफर एंड देयर इज एन एक्सेप्टेंस। सो अगर कोई भी किसी पे बिल बनाता है लेकिन अगर ड्रॉई उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो ना ही वो ड्रॉई बनता है और ना ही उसकी कोई लायबिलिटी अराइज होती है। सो हमारा जो ड्रॉई है उसके बुक्स में एंट्री तब होगी जब वो बिल को करेगा एक्सेप्ट, जो कि हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3। और वो बिल जब एक्सेप्ट करता है तब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? Who is the receiver of the bill? Seller। अब वो सेलर नहीं रहा, हम आपके हैं कौन? वो बन गया है ड्रॉवर। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल्स अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री इतनी सिंपल है कि अगर वो हमारा कस्टमर हमें सेलर को कैश पे करता था तो उसके बुक्स में एंट्री क्या होती थी? हमें वो करता था डेबिट करेक्ट सेलर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वो चेक देता था तो सेलर टू बैंक, उसने हमें दिया एक कागज का टुकड़ा जिसको कहते हैं वो बिल्स पेबल, तो वो एंट्री पास करेगा सेलर। सेलर की जगह हम क्या बन गए? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल्स अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट। अब ये जो बिल है जो कि ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया है, ये बिल आता है ड्रॉवर के पास और ड्रॉवर के पास है यहाँ 4 ऑप्शंस। वो ये बिल के साथ क्या क्या कर सकता है उसके 4 ऑप्शंस उसके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कुछ नहीं कर सकता, मतलब रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। जैसा हमने एग्जांपल लिया 10,000 का बिल है, 2 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो वो 2 महीने सिर्फ कर सकता है इंतजार, और जब 2 महीने पूरे होंगे तब वो जाएगा जो भी हमारा ड्रॉई है उसके पास, उसको बिल प्रेजेंट करेगा और फिर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसको उस बिल का पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर उसको बिल का पेमेंट मिल जाता है ड्यू डेट पे, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं ऑनर, बिल गेट्स ऑनर्ड,
तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री पास होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और ड्रॉई क्योंकि पेमेंट कर रहा है उसके बुक्स में एंट्री पास होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत सिंपल है दोस्तों, बिल डिसऑनर हो सकता है। तो अगर बिल डिसऑनर होता है तो पहले जब बिल मिला था तब हमने क्या एंट्री पास की थी, ड्रॉवर ने क्या एंट्री पास की थी, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। अब वो एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, आप देखेंगे ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक उसी तरह जब ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया था तब क्या एंट्री पास की थी, चेक कीजिएगा यहाँ पे ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया तो रेड में एंट्री आपको दिख रही है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर बिल डिसऑनर होता है तो वो एंट्री हो जाएगी रिवर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन और है कि अगर किसी भी रीजन से ड्रॉई बिल को करता है डिसऑनर तो ड्रॉवर जा सकता है एक पर्सन के पास जिसको कहा जाता है नोटरी पब्लिक, हु इज एन लीगल पर्सन एंड एडवोकेट बाय प्रोफेशन, और उनके पास जाके वो अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकता है कि आज का मेरा बिल ड्यू था और ये बिल का पेमेंट ड्रॉई ने नहीं किया, बिल हो गया डिसऑनर, तो आप मुझे एक उस पर लीगल प्रूफ दीजिए कि हाँ ये बिल प्रेजेंट हुआ था लेकिन ये बिल हो गया डिसऑनर। तो अब एक चीज आपको यहां समझना है, क्योंकि हम ये 4 ऑप्शंस देखने जा रहे हैं। नोटरी पब्लिक ये जो सर्विस प्रोवाइड करेगा ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, ये सर्विसेज चार्जेबल होगी, जिसके लिए पेमेंट देना होगा, वो चार्जेस देने होंगे जिसको कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है और बियर कौन करता है ये आपको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। नोटिंग चार्जेस आर ऑलवेज पेड बाय दैट पर्सन हु प्रेजेंट्स द बिल एंड द बिल गेट्स डिसऑनर्ड। Listen to me carefully what I said. Noting charges are always paid by that person. I mean, who goes to notary public? Notary public के पास वो जाता है जो ड्रॉई के पास जाके चोट खा के आता है, जिसको ड्रॉई मना करता है जा मैं तेरे बिल का पेमेंट नहीं करता हूं। लेकिन नोटिंग चार्जेस बियर कौन करता है? नोटिंग चार्जेस आर बोर्न बाय ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई जैसे ही बिल डिसऑनर करता है ड्रॉई को ये पता है, ही नोज द फैक्ट कि ये जो पर्सन है जो बिल लेके आया है ये अब सीधा यहां से जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। इवन दो ड्रॉई वो बाद में पे करेगा बट वो खर्चा तो दोस्तों ड्रॉई का होता है। तो नोटिंग चार्जेस की मैंने यहाँ एंट्री दी है, ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और ड्रॉई के बुक्स में एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट क्रेडिट। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने ये चार्ट आपको दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ड्रॉवर 4 ऑप्शंस होते हैं ड्रॉवर के पास। पहला ऑप्शन हमने देखा है कुछ नहीं करना है, रिटेन करना है बिल को, इंतजार करना है टिल मैच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन है ड्रॉवर कहता है कि नहीं मुझे तो आज ही पेमेंट चाहिए, इंस्टेंट पेमेंट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो जो सेकंड ऑप्शन है उसका नाम है डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, जहां पे हमारा जो ड्रॉवर है वो सीधा जाएगा बैंक में ये कागज का टुकड़ा लेके और बैंक को जाके दिखाएगा कि देखो भाई मेरे पास ये 2 महीने के बाद का कागज का टुकड़ा है जिसमें मुझे 2 महीने के बाद 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए आज, तो क्या आप मुझे पे करेंगे? तो बैंक विल वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द ड्रॉई, और अगर बैंक कन्विंस होता है कि हाँ हम ये बिल के अगेंस्ट पैसा दे सकते हैं, 2 महीने बाद 10,000 रुपए मिल जाएगा, तो बैंक ड्रॉवर को आज ही, यस माय डियर फ्रेंड्स, आज ही टुडे इटसेल्फ ड्रॉवर को 10,000 के बिल के बदले कुछ कम अमाउंट देगा, मे बी 9,200 9,500 डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो जो बैलेंस अमाउंट होता है वो बैंक करेगा डिडक्ट जो बैंक की होगी इनकम। मतलब आज ड्रॉवर को पेमेंट मिल गया और आज ये बिल किसका हो गया? बैंक का हो गया, और ड्यू डेट पे बैंक जाएगा ड्रॉई के पास, इस बिल का प्रेजेंट करेगा फॉर गेटिंग ऑनर्ड। अब समझिएगा यहाँ पे अगर ड्रॉवर बैंक में बिल डिस्काउंट करता है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल 9,500 में, तो 500 रुपीज के है डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन पे करेगा और कौन बेयर करेगा? बहुत सिंपल है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करेगा ड्रॉवर और बियर भी करेगा ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर को आज पैसा चाहिए है, इसीलिए ड्रॉवर को ये डिस्काउंट का अमाउंट बेयर करना होगा। ड्रॉवर के बुक्स में मतलब दोस्तों ब्लू कलर से देख रहे हैं आप, जर्नल एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और इस तरीके से ये ड्रॉवर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे अपने सारे राइट्स छोड़ देगा और ये बिल अब किसका बन जाएगा, बैंक का। तो यहां एक टर्म मैंने लिखा है, ध्यान दे पढ़िएगा, अभी के लिए शॉर्ट में समझा रहा हूं, समझिएगा। बैंक विल बिकम एचडीसी। एचडीसी का मतलब है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ वैलिड लीगल एंड क्लियर टाइटल ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई के बुक्स में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ड्रॉवर के और बैंक के बीच में हो रहा है। ड्रॉई इज नोवेयर अ पार्टी इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब 2 महीने बाद ड्यू डेट पे बैंक जाएगा ड्रॉई के पास और ये बिल को करेगा प्रेजेंट। अगर बिल ड्रॉई ने कर दिया ऑनर, तो ड्रॉई देगा पेमेंट बैंक को, बैंक लेगा पेमेंट और बिल देगा ड्रॉई को। तो ड्रॉवर के बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी, समझना, मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ड्यू डेट पे जब बैंक बिल लेके जा रहा है ड्रॉई के पास और ड्रॉई ने बिल को कर दिया डिसऑनर, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आएगा अपने बैंक में और देखेगा कि मुझे ये मुसीबत, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने चिपकाई है, तो पता चलेगा वहां पे ड्रॉवर का नाम। तो बैंक 2 चीजें साइमल्टेनियसली करेगा, एक तो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और नोटिंग चार्जेस पे करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक एविडेंस बनाएगा, और दूसरा बैंक हमारे ड्रॉवर के पास आएगा और हमसे सिर्फ 10,000 ही नहीं ले जाएगा, 10,000 प्लस नोटिंग चार्जेस लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा दोस्तों? क्योंकि बैंक को ये बिल हमने दिया था। सो रियली स्पीकिंग डिस्काउंटिंग इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्ट लोन। बैंक इज गिविंग यू सॉफ्ट लोन। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका नेचर तो वैसे लोन का नहीं है, बट ये लोन ही है क्योंकि हमारी अभी भी यहाँ सेकेंडरी लाइबिलिटी बनती है, हमारी मतलब ड्रॉवर की। इन केस ड्रॉई द प्राइमरी लाइबिलिटी होल्डर डिसऑनर्स the bill, the liability, the onus of payment shifts on the secondary liability holder, that is the drawer, correct? तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है वो मैंने यहां एक्सप्लेन किया है। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के अंदर क्या है? जो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन है ये उसका मिडवे है। पहला ऑप्शन है रिटेंशन का, जहां पे हमें ड्रॉवर को पेमेंट 2 महीने बाद ही मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन जो है, हमें ड्रॉवर को पेमेंट इंस्टेंटली आज मिलेगा और वो पेमेंट हमें कौन देगा? बैंक देगा। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो इन दोनों का मिक्सचर है। ये दोनों का मिक्सचर है का मतलब क्या है? मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पूरी तरह अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूं, मैं ये सब झंझट में फंसना नहीं चाहता हूं कि भाई ये बिल कौन सा किसका ड्यू हो रहा है, वो ऑनर हो रहा है, डिसऑनर। अगर मैं ये सब चीजों में टैंगल्ड हो गया तो मैं मेरा बिजनेस कब करूंगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं बैंक को मेरा एजेंट बनाता हूं। आई अपॉइंट बैंक एज माई एजेंट। और मैं क्या करता हूं, मेरे पास जितने भी बिल्स होते हैं ना, वो सारे बिल्स मैं ले जाके बैंक को दे देता हूं। प्लीज समझना। अब आप ये मत समझिएगा यहाँ पे कि बैंक बिकम्स एचडीसी। बैंक एचडीसी नहीं बनता है दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो एचडीसी अभी भी ड्रॉवर होता है, क्योंकि डिस्काउंटिंग के केस में बिल जो है वो बैंक का होता है, बट बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के केस में बिल की ओनरशिप अभी भी ड्रॉवर के पास है। बैंक सिर्फ पजेसर है, वहां पे एज एन एजेंट एक्ट कर रहा है। मतलब क्या? बैंक को अब देखना है कि हमारे जितने भी बिल्स हैं, कौन सा बिल किस दिन ऑनर हो रहा है, और उस दिन बैंक उस ड्रॉई के पास जाएगा और हमारा बिल प्रेजेंट करेगा। अब बैंक जाता है ड्रॉई के पास और बिल को करता है प्रेजेंट। अगर बिल होता है ऑनर तो बैंक वो पेमेंट लेके आएगा और हमें दे देगा। डिस्काउंटिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिस्काउंटिंग के केस में जिस दिन बिल डिस्काउंट होता है हमें तो उसी दिन, ड्रॉवर को तो उसी दिन पेमेंट मिल जाता है। लेकिन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में ड्रॉवर रिसीव मनी ओनली इफ ड्रॉई ऑनर्स द बिल, एंड इन केस द ड्रॉई डिसऑनर्स द बिल, तो भी बैंक सीधा हमारे पास आता है और हमें इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई आपने जो बिल दिया था वो बिल आज डिसऑनर हो गया। तो डिस्काउंटिंग और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिस्काउंटिंग के केस में बिल्स रिसीवेबल की ओनरशिप ड्रॉवर से बैंक में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। बिल अभी भी इट इज ओन्ड बाय ड्रॉवर बट इट इज पजेस्ड बाय बैंक, एंड देयर इज अ क्लियर कट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप टेकिंग प्लेस
बिटवीन द बैंक एंड द ड्रॉवर। सो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है वो भी मैंने यहाँ लिखा है। और लास्ट पॉसिबिलिटी जो है, लास्ट ऑप्शन जो कि ड्रॉवर के पास अवेलेबल है, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। दोस्तों एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। अब लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं जो सेलर हूं, मैंने जिसको गुड्स बेचे हैं उसने मुझे बिल दिया है, लेकिन मैं अगर ट्रेडर हूं या प्रोड्यूसर हूं तो मुझे भी तो शायद किसी को पे करना होगा। मतलब आई मे ऑल्सो बी कस्टमर टू समवन। अब मुझे किसी को पे करना है तो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो नया बिल बनाए मैं उसे एक्सेप्ट करूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो ऑलरेडी एक बिल है मैं सीधा ये बिल ले जाके मेरे क्रेडिटर को दे देता हूं। उसे टेक्निकली कहते हैं endorsement of bill. Yes, my dear friends, in endorsement of bill, I drawer transfer my assets, my bills receivable to someone to whom I owe a liability. मुझे उसको पे करना है, तो instead of a new bill acceptance, I transfer the bill which I already have with me, जिसे मैं कहता हूँ bills receivable। तो वो जो पर्सन है जिसको मैंने बिल ट्रांसफर किया वो बन जाता है एंडोसी, और मैं हूं अब जो ड्रॉवर हूं मैं बन जाता हूं एंडोसर। समझ में आ रहा है? सो अब एंडोसी को मैंने लीगली टाइटल दिया है बिल का, तो वो बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब उठता है सवाल कि ड्यू डेट पे क्या होगा, Who will present the bill to drawee on the due date? तो जवाब है उसका एंडोसी will present the bill to drawee on the due date। अब ड्यू डेट पे अगर एंडोसी को ड्रॉई से पेमेंट मिल जाता है तो ये पेमेंट लेने वाला, ये पेमेंट देने वाला, मैं बीच में क्या कर रहा हूं, मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। लेकिन एंडोसी प्रेजेंट्स द बिल फॉर पेमेंट टू ड्रॉई एंड ड्रॉई डिसऑनर्स द बिल। ये एंडोसी दो काम करेगा, एक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और दूसरा ये मेरे पास आएगा। क्यों? क्योंकि एंडोसी को ये बिल किसने दिया, मैंने दिया। एंडोसी कहेगा भाई बॉस मैं ये ड्रॉई वॉई को नहीं जानता था, मैं आपको जानता था, मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन किया, आपने मुझे ये बिल दिया है, ये बिल डिसऑनर हुआ है, तो आपको मुझे दो चीजों का पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो बिल के अमाउंट का और दूसरा नोटिंग चार्जेस का। तो आप देखेंगे डिस्काउंटिंग के केस में भी यही हुआ था कि जब बैंक बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स और अगर वो बिल डिसऑनर होता है तो बैंक हमसे आके दो चीजों का अमाउंट रिकवर करता है। ठीक उसी तरह एंडोर्समेंट में अगर ये बिल एंडोस्ड बिल डिसऑनर होता है तो एंडोसी हमसे आके दो चीजों का अमाउंट रिकवर करेगा, वन इज द अमाउंट ऑफ बिल एंड टू इज द नोटिंग चार्जेस। तो ये सारी सिचुएशन में जो भी एंट्रीज होगी इसके ऊपर एक बहुत अच्छा चार्ट मैंने आपको यहाँ दिया है। वेल ये चार्ट है मेरे नोट्स का। सो जो भी स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस अटेंड की है, लाइव क्लासेस या वर्चुअल बैचेस या दे हैव स्टडीड थ्रू पेन ड्राइव, आपके पास ये चार्ट ऑलरेडी होगा ऑन पेज नंबर 120 एंड 121 ऑफ योर क्लास बुक्स। जिसके पास नहीं है नो नीड टू वरी, मैंने मेरे नोट से ही वो स्पेसिफिक पेजेस यहाँ पे निकाले हैं और इसका पीडीएफ आपके फोल्डर में शेयर किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि स्पेशल ट्रांजैक्शंस क्या क्या है। इस टॉपिक की अगर बात की जाए तो इस टॉपिक में 3 स्पेशल ट्रांजैक्शंस। पहला स्पेशल ट्रांजैक्शन है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, दूसरा है रिन्यूअल ऑफ अ बिल एंड द थर्ड वन इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, Now what do you mean by retire? Retirement of a bill का मतलब है कि ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉई के पास पैसा आ जाता है, तो हमारे एग्जाम्पल में 2 मंथ्स का बिल था और 10,000 का बिल था। सो सपोज आफ्टर 1 मंथ, मतलब बिल बनने के 1 महीने बाद या ड्यू डेट से 1 महीने पहले ड्रॉई के पास 10,000 रुपीज आ जाता है, तो ड्रॉई ड्रॉवर के पास आता है और ड्रॉवर से कहता है मुझे ये बिल रिटायर करना है। तो हम ड्रॉवर कहते हैं खुशी खुशी चलो अच्छी बात है, लाओ 10,000 और ले जाओ अपना बिल। तो ड्रॉई कहता है ना 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 ना, पागल समझ रखा है, ये 10,000 अगर पूरा आपको देना होता था तो मैं तो 1 महीना और वेट करता था। आई एम मेकिंग यू पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, प्री पेमेंट, तो आपको मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा। बात तो सही है उसकी, प्री पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ड्रॉवर को यहाँ पे ड्रॉई को कुछ कंसेशन देना पड़ेगा। एंट्रीज मैंने यहाँ लिखी है बट हम जब क्वेश्चन करेंगे तो रिटायरमेंट मैंने वहाँ कवर किया है। सो इस चीज का आपको रखना है ध्यान।
तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है क्रेडिट, अगर खुद के पास है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा, अगर बिल बैंक के पास गया तो बैंक से मंगवा के देना पड़ेगा तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इफ द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन तो वो अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर बिल मैंने एंडोसी को दिया तो एंडोसी से मंगवा के देना पड़ेगा तो एंडोसी अकाउंट क्रेडिट होगा। और ड्रॉई के बुक्स में सिंपल जर्नल एंट्री होगी, बिल्स पेबल लायबिलिटी कैंसिल होगी तो बिल्स पेबल अकाउंट होगा डेबिट, जितना पे किया है टू कैश और बैंक क्रेडिट और बाकी का टू डिस्काउंट रिसीप्ट पे जाएगा। The next thing is renewal of the bill. Renewal of the bill means what? It is the situation, my dear friends, where on or before due date, if the drawee realizes that he won't be able to honor his commitment on due date. Due date आ रही है और ड्रॉई को चिंता सता रही है कि यार मेरे पास जहां से पैसा आने वाला था वो पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर ये बिल डिसऑनर हुआ तो फिर लीगल एक्शन होगा, मेरा क्रेडिट रेटिंग खराब होगा, मार्केट में रेपुटेशन खराब होगी। तो वो क्या करता है, ड्रॉवर के पास हमारे पास आता है, अप्रोच करता है, हमसे कहता है 1 2 3 4 चार चीजें, वो चारों को मैंने यहाँ 4 एंट्रीज बना दिया। ये सब होम प्रोडक्शन है दोस्तों, खुद बनाया मैंने अपनी मेहनत से, समझिएगा। पहली रिक्वेस्ट क्या करता है, भाई तुम पुराना बिल कैंसिल कर दो। हमारा एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, 2 मंथ्स का बिल है, 10,000 रुपीज का बिल है, तो भाई जो तुम पुराना बिल है, कल बिल ऑनर होने वाला था, आज वो रात को आता है और कहता है पुराना बिल करो कैंसिल। तो आप देख रहे हो पहली एंट्री है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, 10,000 का ओल्ड बिल जो कि कल सुबह मैच्योर होने वाला था। फिर वो कहता है कि यार मेरे पास ना, मुझे पता है कल सुबह ये बिल ऑनर होने वाला था, आप मेरे पास आते थे, मुझे 10,000 देना पड़ता था, पर मेरे पास कल सुबह क्या अभी 1 महीना और 10,000 आने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पास आज 5,000 रुपीज है आपको देने के लिए। तो आप क्या करो, सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन, एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट, आप आज मुझसे 5,000 ले लो। तो हम कहते हैं, ड्रॉवर कहता है कि भाई बाकी का 5,000 का क्या, वो कब दोगे? तो आप कहते हैं ठहरो तो सही, बाकी का 5,000 का आप एक नया बिल बना लो, मे बी आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ। तो आप सोचते हो ठीक है बना लेते हैं, 2 महीने का चाहिए, ठीक है 2 महीने बाद का नया बिल बनाते हैं। तो आप उसको कहते हो कि बाकी का जो 5,000 है, ध्यान से सुनना, रिमेनिंग 5,000 विच आई वॉज सपोज टू गेट टुमारो मॉर्निंग, अगर कल ये बिल ऑनर होता था लॉजिकली तो पूरा 10,000 कल मिलता था, अब 10 में से आप मुझे अभी 5,000 ही दे रहे हो। अब जो 5,000 बचा है ये मुझे मिलेगा 2 महीने बाद, तो आप मुझे ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी दोगे। तो थर्ड ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट। अब दोस्तों ये इंटरेस्ट होगा और फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन होगा, नया बिल बनेगा। मतलब दोस्तों रिन्यूअल 4 सिंपल ट्रांजैक्शन की कला है, पुराना बिल कैंसिल करो, पार्ट पेमेंट रिसीव करो, इंटरेस्ट ड्यू करो और नया बिल बनाओ। अब यहाँ पे सिर्फ सेकेंड और थर्ड एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, तब हो सकती है जब आपको क्वेश्चन को पढ़ना और देखना, समझना है कि ये जो इंटरेस्ट है थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन का, क्या ये इंटरेस्ट is this paid along with the part payment or is it forming part of the new bill of exchange? अगर वो आपसे कहता है, हमारा ड्रॉई हमसे कहता है कि भाई तुम 5,000 प्लस इंटरेस्ट अभी कैश में ले लो और बाकी 5,000 का बिल बनाओ, तो पहले सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट की एंट्री होगी, फिर थर्ड नंबर पे पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी और फोर्थ नंबर पे नए बिल की एंट्री होगी, करेक्ट। और लास्ट जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई मतलब लायबिलिटी होल्डर, ड्रॉई मीन्स अ पर्सन जिसको पेमेंट देना है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा? अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन को कनेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? That if a contract is entered with the person and subsequently that person becomes insolvent, तो वो contract automatically कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है इंसॉल्वेंट पर्सन, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट इंसॉल्वेंसी की। एज ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट वो सॉल्वेंट था, बट सब्सिक्वेंटली इंसॉल्वेंट हो गया, तो जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ तो आपके जो भी बिल्स एक्सेप्ट किए उसने वो ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएंगे और फिर बाद में आप जाते हैं और उसके लिक्विडेटर से जो भी पैसा आपको मिल
मिलता है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी, उसकी आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं। मतलब दोस्तों पहले तो बिल डिसऑनर होगा, उसकी एंट्री होगी, और फिर बाद में रिसीविंग डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी की एंट्री होगी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो मिला है वो कैश और बैंक में डेबिट होगा, जो नहीं मिला है वो हमारे लिए है बैड डेट, वो बैड डेट में डेबिट होगा, और ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट होगा। ड्रॉई के बुक्स में यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा। मतलब दोस्तों ये दो अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ड्रॉवर के बुक्स में बैड डेट्स और ड्रॉई के बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द अकाउंटिंग एंट्रीज कैन बी समड अप इनटू वन चार्ट। इवन an hour ago before you go for examinations on 9th of November, आप क्विकली ये चार्ट के थ्रू पूरा टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये चार्ट आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, करते हैं एनालिसिस दो चीजों का। सीए फाउंडेशन के अभी तक के 3 एग्जाम्स जो हुए हैं, मई 18, नवंबर 18 और मई 2019 के एग्जामिनेशन, इन तीनों एग्जामिनेशन पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन कहां पे कैसे कैसे कितने मार्क के लिए आया, तो ये देख के आपको होगी बड़ी हैरानी कि मई 18 और नवंबर 18 में इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अगेन, I'm not talking about indirect question. Same thing, if you remember, I have spoken in the topic of SOGRA, sale of goods on return or approval basis, that even though you may not get a direct question on SOGRA, but you certainly expect an indirect question on that particular topic, correct? If I talk about the immediate previous attempt, that is May 2019 examination, so question number 3B came for 10 marks on this particular topic. और यहाँ पे हुआ क्या था, ये जो क्वेश्चन था ये बेस्ड था ट्रेड बिल पे, और शुरुआत से ही ट्रांजैक्शन में 2 बिल्स बने थे, ड्रॉवर ने 2 बिल्स बनाए ड्रॉई के ऊपर, और फिर बाद में एक बिल हुआ रिन्यू, दूसरा बिल हुआ रिटायर, और इसमें उन्होंने दिया कंसेप्ट इंसॉल्वेंसी का। मतलब बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे कई गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजों को छोड़ के एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। 2 बिल्स दिए, एक रिटायर हुआ एक रिन्यू हुआ, और ड्यू डेट पे जो रिन्यूड बिल था, जो कि अमाउंट पेंडिंग था, उसके लिए हमारा जो ड्रॉई था वो हो गया इंसॉल्वेंट। मतलब तीनों स्पेशल ट्रांजैक्शंस उन्होंने यहाँ कवर किए हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। ये देखते हुए फिर से उठता है एक सवाल कि हमारी एग्जाम में नवंबर 2019 में ये चैप्टर की डेस्टिनी क्या है। वैसे आपकी एग्जाम बाकी एग्जाम से अलग कैसे है, शायद ये आप नहीं भूले होंगे, और अगर भूल गए हैं तो एपिसोड नंबर 1 देखिएगा, जहां मैंने आपसे बताया है कि एपिसोड नंबर 1 में आपके एग्जाम में 3 टॉपिक सिलेबस में नहीं है जो पहले की 3 एग्जाम्स में थे। मतलब वहां इंस्टीट्यूट के पास चॉइस थी, दे मे लीव सम टॉपिक, दे मे कॉम्प्रोमाइज ऑन सम टॉपिक्स, बट नवंबर 2019 I personally feel, my instinct and my calculation says that guys, you be prepared for a 10 mark question on bills of exchange and promissory notes। और यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एपिसोड नंबर 8 से, यस माय डियर फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 8 से हम हमारे साथ जो बास्केट लेके आए थे, तब हम उसमें ऐड कर चुके थे 65 मार्क्स, और आज एपिसोड नंबर 9 में, that is the second last episode of this web series, मेरे इंस्टिंक्ट के और कैलकुलेशन के हिसाब से मैं और ऐड करवा रहा हूं 10 मार्क्स। मतलब आपका बास्केट हो गया फुल विद 75 मार्क्स। यस, इन चीजों के बारे में हम कल, मतलब जो कंक्लूजन है सीजन 1 का, उसमें और डिटेल में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ दोस्तों 75 मार्क्स बहुत बड़ी बात है। मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा कैलकुलेशन बाकी तो ऊपर वाला जानता है, और आईसीआई जिसने पेपर बनाया वो जानता है कि आपका पेपर कैसे बना होगा, क्या बना होगा, बट मेरा कैलकुलेशन कहता है दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जरूर आएगा अप्रोक्सीमेटली फॉर 10 मार्क्स। इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, इससे नीचे हो सकता है मे बी फॉर 5 मार्क्स, बट आई डोंट नो, कुछ तो है मेरे दिमाग में जो सिग्नल आ रहा है वो कह रहा है 10 मार्क्स। अगर मैं बात करता हूं यहां आरटीपीस की, तो आपके पास है 4 आरटीपीस अवेलेबल, मई 18, नवंबर 18, मई 19 एंड नवंबर 2019। तो यहां आरटीपीस के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेस्ड होता है ऑन दिस टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। मई 2018 की आरटीपी के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था,
जहां ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट किया, उसके बाद में बिल हुआ रिन्यू, ड्रॉई ने बिल को रिन्यू किया और फिर बाद में ड्रॉई हो गया इंसॉल्वेंट। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आपकी जो आरटीपी है दोस्तों नवंबर 2019 की आरटीपी, अगर आप वो चेक करते हैं, जो कि आपको जरूर चेक करना है, तो ये क्वेश्चन मई 18 के क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है। यहां पे भी ड्रॉवर जो बिल बनाता है वो जाके बैंक में डिस्काउंट करता है, फिर ड्रॉई आता है और वो बिल को करता है रिन्यू, लेकिन ड्यू डेट से पहले ड्रॉई हो जाता है इंसॉल्वेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों क्वेश्चंस के फिगर सेम है, डेटा सेम है, नाम सेम है, नहीं, बट दोनों की भावनाएं बिल्कुल मैच होती है। मई 2019 की मैं पहले बात करता हूं, तो ये भी क्वेश्चन है बहुत आसान। यहां पे भी ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट किया बैंक में जाके, उसके बाद में ड्रॉई ने इस बिल को किया है रिन्यू और फिर ड्यू डेट से पहले ड्रॉई हो गया है इंसॉल्वेंट। तो प्रिंसिपली दोस्तों अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, इसीलिए आई हैव चूजन टू सॉल्व वन अमंग्स इट, दैट इज मई 2019। लेकिन नवंबर 18 का क्वेश्चन आरटीपी का इन सबसे हटके है और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग है। ये जो क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मल्टीपल बिल ऑफ एक्सचेंज। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक ही पार्टी के बुक्स में हमें 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना होता है। किसी ट्रांजैक्शन में वो ड्रॉवर होता है, किसी में ड्रॉई होता है, किसी में पेई होता है, किसी में एंडोसर होता है और कुछ अलग अलग रोल्स वो प्ले करता है। जिन्होंने मेरी बुक से प्रिपेयर किया है, आपकी बुक का, मेरी बुक का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्पेशल अटेंशन के साथ कहना चाहूंगा कि जरूर 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 देख के जाइएगा। जिन्होंने कहीं और से पढ़ा है, आप सबको मैं कहना चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। और यही कारण है दोस्तों कि मैंने मेरा ही बनाया हुआ रूल तोड़ा है और जहां मैं अभी तक वेब सीरीज में मई 19 और नवंबर 19 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इस वेब सीरीज के इस टॉपिक में मैंने अपने ही बनाए रूल को तोड़ा है और मैं यहां पे नवंबर 18 और मई 2019 का क्वेश्चन सेट सॉल्व करने चाह रहा हूं। करेक्ट? तो ये आपको समझना है बहुत जरूरी दोस्तों कि मई 18, मई 19 और नवंबर 19 के क्वेश्चंस है सेम, तो हम देख रहे हैं मई 19 का और उसके अलावा हम देख रहे हैं नवंबर 2018 का क्वेश्चन। करेक्ट? सो अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में जहां हम देख रहे हैं मई 2019 का आरटीपी का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान, और फिर हम देखेंगे सबसे एडवेंचरस नवंबर 18 के आरटीपी का क्वेश्चन। करेक्ट? सो क्विकली देखते हैं मई 19 के आरटीपी का क्वेश्चन। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर से आपसे यहां कहना चाहूंगा वही चीज जो मैंने पिछले एपिसोड नंबर 8 में कंपनी अकाउंट्स में आपसे कही थी कि नंबर 1 नरेशंस राइटिंग इज कंपल्सरी, शॉर्ट लिखे जरूर लिखे, और नंबर 2 एब्रीविएशन सोच समझ के यूज करें। बीपी फॉर बिल्स पेबल एंड बीआर फॉर बिल्स रिसीवेबल नहीं चलेगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में सही बट लिखना पड़ेगा, इतना एब्रीविएशन नहीं चलेगा। लेकिन मैं अपने ही ये 2 रूल्स तोड़ने वाला हूं ये क्वेश्चन लिखते समय, ताकि आपका समय इफेक्टिवली यूज हो। रीटा ओड ₹1 लाख टू सिरिमन। रीटा ओड, रीटा को देना है, सिरिमन को लेना है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ बाय सिरिमन। रीटा ने एक्सेप्ट किया, मतलब रीटा है कौन? रीटा है ड्रॉई और सिरिमन है ड्रॉवर। ठीक है? आपको क्वेश्चन के लास्ट में दिया है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिरिमन, मतलब ड्रॉवर। तो मैं यहां लिखता हूं दोस्तों इन दी बुक्स ऑफ सिरिमन इनटू ब्रैकेट ड्रॉवर। डेट्स दी है तो डेट्स लिखना जरूरी है। 2018 की बात है ये, अक्टूबर 1 की। ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस था तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मैं हूं सिरिमन ड्रॉवर, मैं रीटा पे बिल बनाता हूं, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बिल्स रिसीवेबल। आप देखिए इतना शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपीस का बिल बनेगा टू ड्रॉई। ड्रॉई का नाम दिया है तो रीटाज अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, बिंग बिल ड्रॉन। इतना ही नरेशन लिखे, जरूर लिखे। आपसे कहा बिल का टेन्योर है 3 मंथ्स। सिरिमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर 99,000 ऑन 3 अक्टूबर 2018। ओके, हमारे ड्रॉवर के बुक्स में इसकी एंट्री पास होगी 3 अक्टूबर को।
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमें दिया है नहीं तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें कैलकुलेट करना पड़ता था 99,000। बिल है 1 लाख का, मतलब दोस्तों डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू, अगेन ऐसे बी आर नहीं चलेगा, इतना शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, करेक्ट। तो बिल ड्रॉ हुआ, उसके बाद बिल डिस्काउंट हुआ बिफोर द ड्यू डेट। अब इस बिल की ड्यू डेट है क्या, हम सिर्फ हमारे लिए लिख के रख रहे हैं। 1 अक्टूबर को बिल बनाया दोस्तों, 3 महीने का, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था रिटायरमेंट और रिन्यूअल में नॉमिनल ड्यू डेट लेते हैं, मतलब 1 जनवरी 2019, ये है बिल नंबर 1 की नॉमिनल ड्यू डेट, करेक्ट। मतलब फाइनेंशियल ईयर यहां मुझे इस तरीके से लिखना पड़ सकता है शायद। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच सिरिमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। सिरिमन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली। ये जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदर विद इंटरेस्ट। जैसा मैंने आपसे कहा था, आइदर इंटरेस्ट कैन बी पेड विद पार्ट पेमेंट और इट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ अ न्यू बिल। यहां पे इट्स पेड विद द पार्ट पेमेंट। सो 50,000 का बिल 50,000 पे करना है टुगेदर विद इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। अब आपको ये नहीं दिया है कि ये रीटा अप्रोच सिरिमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। सो हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो ड्यू डेट को ही ये एंट्री पास करते हैं। ड्यू डेट होती है दोस्तों यहाँ पे जनवरी 1। सो रिन्यूअल ऑफ बिल में 4 एंट्रीज होती है। सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल होगा, तो हमें ये बिल बैंक से मंगवाना होगा क्योंकि हम डिस्काउंट कर चुके थे। तो बिल डिसऑनर करने की, कैंसिल करने की यहाँ पे एंट्री मुझे पास करना पड़ेगा। ड्रॉई रीटास अकाउंट डेबिट, बिल का अमाउंट है 1 लाख। टू, बिल जिसके पास है उसको करेंगे क्रेडिट, मतलब बिल किसके पास है, बैंक के पास है, डिस्काउंट कर चुके हैं तो बैंक से लाना पड़ेगा, बैंक को करेंगे क्रेडिट 1 लाख। क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ दिया जा रहा है तो पहले मुझे इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट मेरे लिए ड्रॉवर के लिए इनकम है और ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, तो मेरे बुक्स में एंट्री पास होगी रीटास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 लाख का बिल था, उसमें से वो आज हमें 50,000 इमीडिएटली पे कर रही है। जो पे कर रही है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट उस पर लगेगा जो अमाउंट हमें डिले होके मिल रहा है, बाद में मिल रहा है। तो 50,000 रुपीज हमें बाद में मिलेगा। इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3 मंथ्स। 12% पर एनम का मतलब दोस्तों होता है 1% पर मंथ। सो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मतलब 3%। तो 50,000 रुपीज पे 3% जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 1,500 रुपीज। यहाँ इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब वो आपको पार्ट पेमेंट दे रही है, पार्ट पेमेंट दे रही है 50,000 प्लस इंटरेस्ट का, तो आप एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रीटास अकाउंट क्रेडिट। तो आपको टोटल कितना मिल रहा है, 50,000 तो पार्ट पेमेंट का मिल रहा है प्लस 1,500 आपको इंटरेस्ट का मिल रहा है। तो यू आर रिसीविंग कैश हाउ मच, 51,500, 51,500 और बाकी का 50,000 का आप नया बिल ड्रॉ कर रहे हो तो आप एंट्री पास करोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू रीटास अकाउंट क्रेडिट 50,000 बीइंग बिल ड्रॉन, करेक्ट। इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ है क्या, बिल रिन्यू हो गया है। अब आपसे क्या कहा है, ये भी बिल का टेन्योर है 3 मंथ्स, मतलब मैं हमारे इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखता हूं ये बिल 1 जनवरी से 3 मंथ्स, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, करेक्ट। सो 1 अप्रैल है नॉमिनल ड्यू डेट प्लस उसमें मैं अगर 3 डेज ऐड कर देता हूं तो 2nd, 3rd, 4th अप्रैल इसकी लीगल ड्यू डेट होगी, करेक्ट। दिस इज लीगल एंड दिस इज नॉमिनल ड्यू डेट, ओके। क्या कहा है आपसे कि these arrangements were carried but afterwards Rita became insolvent and 40% could be recovered from his estate, ओके। चलो नो प्रॉब्लम, रीटा became insolvent तो इंसॉल्वेंसी पे ये बिल हो जाएगा कैंसिल। डेट्स नहीं दिए, ब्लैंक भी रखेंगे तो चलेगा। कैंसिलेशन पे क्या एंट्री होगी, रीटास अकाउंट
डेबिट। कुछ नहीं दिया है मतलब हमने ये बिल को रिटेन किया है, तो हम यहाँ क्रेडिट करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आप देख रहे हैं बिल बनाते समय जो एंट्री हुई थी, बिल कैंसिल करने पे एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री होती है। और आपसे कहा है कि 50,000 का 40% आपको मिला है, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी टेक्निकली कहा जाता है 40% ऑफ 50,000, दैट इज 20,000 यू हैव रिसीव। जो नहीं मिला है वो आपको नहीं मिलेगा कभी, उसको हम टेक्निकली कहते हैं बैड डेट्स, और बैड डेट्स अकाउंट करते हैं डेबिट विद 30,000 रुपीज टू रिटास अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज। सो दोस्तों बहुत ही बेसिक टॉपिक है, 11-12 स्टैंडर्ड में किया होता है सभी स्टूडेंट्स ने, और आप देख रहे हैं कि तीन आरटीपीज में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्कस किया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये क्वेश्चन मल्टीपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने भी मेरी बुक से प्रिपेयर किया, प्लीज 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 क्वेश्चन नंबर 4 जरूर सॉल्व कीजिएगा, और जो कोई और बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन के कतरक्स बुक। नाम थोड़ा अजीब है बट हम उसको निक नेम देते हैं के, ठीक है। के की बुक्स में एंट्री पास करना है। अब हमें दिए गए टोटल 4 ट्रांजैक्शन दोस्तों, इन ऑल दीज 4 ट्रांजैक्शन के का रोल अलग अलग होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ फोकस बनाए रखना है के पे, कि ये सारे बिल्स में के कौन है, ड्रॉवर है, ड्रॉई है, एंडोसर है, एंडोसी है, क्या है वो देखना है और एंट्रीज पास करना है। हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट हो सकता है, हर ट्रांजैक्शन की मल्टीपल एंट्रीज भी हो। देखते हैं, समझते हैं, पास करते हैं। इन दी बुक्स ऑफ के कहने का नाम है, एग्जाम में के मत लिख के आइएगा। ओके, सो पहला ट्रांजैक्शन समझते हैं, कतरक्स एक्सेप्टेंस। कतरक ने एक्सेप्ट किया, मतलब कतरक है यहाँ पे कौन, ड्रॉई, टू बासु। कतरक ने बासु को एक्सेप्टेंस दिया, मतलब बासु है कौन, ड्रॉवर। तो एक बिल है जो बासु ने बनाया और हमने एक्सेप्ट किया है 2500 का। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000 एंड अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। ओके, इन शॉर्ट ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है ये है रिन्यूअल ऑफ बिल का। एक पुराना बिल है जो हमने के ने बासु को दिया था 2500 का, उसको हम करने जा रहे हैं रिन्यूअल ऑफ बिल पे दोस्तों कितनी एंट्रीज होती है, 4 एंट्रीज होती है। सबसे पहले पुराना बिल करेंगे कैंसिल। अब हमें यहाँ पे के यहाँ पे कौन है, ड्रॉई है। ड्रॉई के बिक्स में पुराना बिल कैंसिल होगा तो एंट्री पास होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500 टू बासूस अकाउंट 2500। आपसे कहा है कि कैश पेमेंट हो रहा है 1000 और नया बिल जो हो रहा है वो है बैलेंस का प्लस इंटरेस्ट का, मतलब यहां रिन्यूअल में इंटरेस्ट इज पेड टुगेदर विद द न्यू बिल। तो अब हम यहां पे करेंगे पहले पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट करेंगे तो एंट्री पास होगी बासूस अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। अब इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया आपको 50 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट है। ड्रॉई के लिए, मेरे लिए, के लिए ये है एक्सपेंस। मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू बासु अकाउंट 50 रुपीज। और अब बासु नया बिल बनाएगा हमारे ऊपर, वो नया बिल जो बनाएगा वो बनाएगा बैलेंस प्लस इंटरेस्ट का। बैलेंस कितना बचा, 2500 का बिल था, 1000 रुपीज मैं दे चुका हूं, बचा 1500 प्लस ये 1550 का, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी यहाँ पे बासूस अकाउंट डेबिट। बासु विल ड्रॉ द बिल एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट बिल। बासूस अकाउंट डेबिट टू बिल्स payables account credit 1550. So that gives us answer to the first part of the question. Coming to the second part, G Gupta's acceptance. ये समझना जरूरी है कि G Gupta है कौन, G Gupta है ड्रॉई, इसलिए उसका acceptance for 4000 which was endorsed by कतरक। कतरक मतलब कौन, हम, विच वॉज एंडोस्ड बाय कतरक। कभी भी ध्यान रखना बिल एंडोस कौन करता है, जिसके पास बिल होता है, मतलब ड्रॉवर। और ड्रॉवर जब बिल एंडोस करता है तो वो बन जाता है एंडोसर, मतलब हम इस दूसरे ट्रांजैक्शन में है एंडोसर। तो हमारे पास एक बिल है
जो हमने एंडोर्स किया है एम मेहता को। एम मेहता कौन है? एंडोर्सी है, ठीक है। वॉज डिसऑनर्ड मतलब मैंने एक बिल पहले ड्रॉ किया था गुप्ता पे, गुप्ता ने एक्सेप्ट करके दिया मुझे, मैंने वो बिल एंडोर्स किया मेहता को, ड्यू डेट पे मेहता ने ये बिल प्रेजेंट किया गुप्ता को और गुप्ता ने इस बिल को कर दिया डिसऑनर्ड। तो मेहता दो चीजें करेगा, एक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, देखो गया और 20 रुपए दिए हैं, और दूसरा मेहता आएगा मेरे पास में और मुझसे कहेगा कि भाई ये मुसीबत तुमने मुझे दी, अब तुम ही इसे संभालो। आपसे कहा है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, ओके, ये जो बिल था इट वाज विड्रॉन अगेंस्ट द चेक। अब समझना इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी। सबसे पहले क्या होगा, बिल डिसऑनर होता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ड्रॉई अकाउंट डेबिट होता है। कौन है यहाँ पे ड्रॉई? जी गुप्ता। बहुत ध्यान से बता रहा हूं, जी गुप्तास अकाउंट करेंगे डेबिट टू बिल जिसके पास है उसको कर दो क्रेडिट। तो मैं हूं ड्रॉवर, लेकिन ये बिल किसको दिया है? मेहता को दिया है, एम मेहता को दिया है, तो एम मेहता को करेंगे क्रेडिट। समझना ध्यान से, जी गुप्ताज अकाउंट डेबिट टू एम मेहताज अकाउंट क्रेडिट। अब एम मेहता मुझसे दो चीजों का पैसा ले जाएगा, एक तो बिल का अमाउंट जो कि है 4000 और दूसरा 20 रुपए नोटिंग चार्जेस का। और मैं ये नोटिंग चार्जेस और ये 4000 रुपए मतलब 4020 मैं के किससे रिकवर करूंगा? जी गुप्ता से। मतलब मैं यहाँ कंबाइन एंट्री पास कर सकता हूं, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता अकाउंट क्रेडिट 4020, करेक्ट, 4020। और अब यहां पे आपसे कहा है बिल विड्रॉन्स अगेंस्ट चेक, मतलब मुझे एम मेहता को कुछ तो देना पड़ेगा, उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो एम मेहता का ये सेटलमेंट कर रहा हूं मैं चेक से। मतलब दूसरी एंट्री यहां पे पास होगी, एम मेहता अकाउंट डेबिट 4020 टू चेक, मतलब आई एम मेकिंग पेमेंट बाय बैंक 4020। समझ में आ रहा है? मतलब एम मेहता को पहले मैंने बिल दिया था, लेकिन एम मेहता ने वो बिल जब प्रेजेंट किया जी गुप्ता को तो ड्यू डेट पे वो बिल हो गया डिसऑनर। एम मेहता गया नोटरी पब्लिक के पास, तो 4000 रुपए और 20 रुपए ये टोटल 4020 वो मुझसे रिकवर करेगा और मैं पे कर रहा हूं उसको चेक से। बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है। डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर ₹10 डिस्काउंट। ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक, वो जो बिल बनाता है उसको हम कहते हैं ड्रॉवर। तो हम इस क्वेश्चन में है ड्रॉवर और ये डी दलाल, ये है ड्रॉई। तो हुआ है ये कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है ये है रिटायरमेंट पे। वेरी सिंपल, हमारा ड्रॉई दलाल हमारे पास आता है और कहता है मैं ये बिल रिटायर करना चाहता हूं, हम उसे कहते हैं वेलकम, नो प्रॉब्लम। देखते हैं क्या एंट्री पास होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, हम उसको कुछ रिबेट देंगे और ये बिल वापस देंगे, तो एंट्री पास करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। तो ये बिल था 2000 का, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा 2000। आपसे कहा 10 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब वो हमें पे करेगा 1990। तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। और अब आते हैं हम लास्ट में नंबर 4th नंबर की एंट्री है कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल। हमने एक्सेप्टेंस दिया है, मतलब हम है ड्रॉई और पटेल है ड्रॉवर। For 5000 discharged by Patel, Moody's acceptance to Katrak for a similar amount. Very good transaction है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। मैं कतरक के मैंने एक बिल का एक्सेप्टेंस दिया है पटेल को। समझना ये ट्रांजैक्शन को जरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं हूं के, चलो ड्रॉई को थोड़ा यहां लिखते हैं, मैं हूं ड्रॉई और यहां पे है पटेल, पटेल है ड्रॉवर। तो हुआ है ये कि के ने, मतलब पटेल ने हमारे ऊपर एक बिल बनाया था, हमने वो बिल उसको एक्सेप्ट करके दिया था। ये बिल था 5000 रुपीज का। अब हमें के को ड्यू डेट पे पटेल को 5000 रुपए देना है, समझ में आया। अब डिस्चार्ज बाय पटेल, मोडीज एक्सेप्टेंस टू करतक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। क्या मतलब है? मोडीज एक्सेप्टेंस टू के एक दूसरे बिल की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो बिल है वो बिल बनाया
हमने है मतलब के है वो दूसरे बिल का ड्रॉवर और मोडी इस दूसरे बिल का है ड्रॉई फॉर अ सिमिलर अमाउंट। मतलब मेरे पास एक बिल पड़ा है 5,000 का, उसको मैं यूज कर रहा हूं एक दूसरा बिल जो मैंने एक्सेप्ट किया है उसे पे करने का, जिसका भी अमाउंट है 5,000। मतलब मैं अपनी लायबिलिटी को, ध्यान से सुनिएगा, अपनी लायबिलिटी को अपने एसेट के साथ यहां सेट ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं के मुझे पटेल को देना है 5,000 रुपए और मुझे मोदी से लेना है 5,000 रुपए, और दोनों से मेरे पास बिल है। पटेल का जो है वो है बिल्स पेएबल और मोदी से जो लिया हुआ है वो है बिल्स रिसीवेबल। आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल थ्रू बिल्स रिसीवेबल। आई विल पास अकाउंटिंग एंट्री बिल्स पेएबल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू bills receivable account credit 5,000. Fantastic transaction in fantastic journal entry, offsetting your liability with your asset का है ये particular question. सो दोस्तों आई स्ट्रांगली बिलीव आपको ये सब समझ में आया होगा, आसान लगा होगा। चैप्टर बहुत आसान है डजंट मीन्स कि वहां पे आपको ये फुल मार्क्स देके जाएगा। मेहनत आपको पूरी करनी होगी, ईमानदारी आपको पूरी बरतनी होगी, पूरी तरह से आपको कोशिश करना होगा। दिवाली की चकाचौंध और रौनक को छोड़ के आपको यहां बैठना होगा एक कमरे में टेबल और चेयर के साथ और करनी होगी फुल प्रिपरेशन, तो ही ये टारगेट पॉसिबल है। दोस्तों ये चीज आपको रखना है ध्यान। तो हमारा ये जो बास्केट है ना, ये बास्केट हो गया फुल 75 मार्क्स से। आज भी मुझे याद है आपके वेब सीरीज का वो पहला एपिसोड जो एयर हुआ था, प्रीमियर हुआ था 20 अक्टूबर 2019 को, जिस दिन हमारा ये बास्केट था खाली। एक एक करके ये सीरीज में हम आगे बढ़ते गए, इस बास्केट को फुल करते गए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपसे बात करके, आपको पढ़ा के, आपसे जुड़ के। बाकी बहुत सारी बातें हमें करनी है, हम करेंगे वो कल के दिन नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर ऑफ सीजन 1 एपिसोड नंबर 10 कंक्लूजन में। और उससे पहले आज का थॉट, समुद्र में गोता लगाने वाले गहराई से डरा नहीं करते, चट्टानों पे फतह करने वाले ऊंचाई से घबराया नहीं करते। चाहे कोई बहादुर कितना ही हो, मुसीबत सामने खड़ी दे, रूह तो सबकी कांपती है। जो बीच में ही छोड़ दे, वो कमजोर दिल वाले कभी सीए नहीं करते।